हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल लर्न विथ रूबी खान के साथ। और मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं चैप्टर 1 पढ़ा चुकी हूँ ज्योग्राफी का, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल को अब इसका मैं पार्ट 2 लेकर आज आई हूँ। तो आप लोग जितना हो सके जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। और हाँ, साथ साथ अपनी तैयारी 12th क्लास एनसीईआरटी की तैयारी साथ साथ करते जाए। चाहे आप 12th क्लास में जाने वाले हो, चाहे आपका एग्जाम 2027 में होने वाला हो, या अदर एग्जाम में भी ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जिससे हर एग्जाम में ये लगभग, अगर 12th क्लास में है तो आपको लगभग ये 8 नंबर दे के जाएगा। चैप्टर 1 है मानव भूगोल, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ। और मैंने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाया, तो जल्दी चलते हैं यूं फटाफट फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ाया आप लोगों को। तो फटाफट हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय। तो प्राकृतिक एवं विषय में मानव भूगोल को हमने पढ़ा था। तो आखिर मानव भूगोल, इन सभी को मैंने डिटेल वाइज पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। ये पार्ट 2 है। तो आप पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये इसका रिवीजन मैं फटाफट करा दी हूँ। वन शॉट रिवीजन। तो मानव भूगोल है, लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते थे, कैसे जीते हैं, जिसमें इंसान, जगह और काम और जीवन, यानी कि धरती पे कौन है, इंसान है। तो धरती पर जगह है, तो जगह इंसान कहीं शहर में रहता है या फिर गांव में रहता है, दो जगह रहता है। काम क्या क्या करता है, तो काम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पेशे हो सकते हैं। कोई खेती बाड़ी करता है, तो कोई धंधा करता है, कोई उद्योग चलाता है, कोई बिजनेस चलाता है, तो कोई ऑफलाइन काम करता है, तो कोई ऑनलाइन काम करता है, तो कोई कुछ काम कर सकता है। तो काम करने के भी अलग अलग तरीके हैं, जीवन जीने के लिए भी अलग अलग तरीके। हर लोगों का सांस्कृतिक अलग है, उनकी भाषा अलग है। इन्हीं सब के बारे में जब हम जानते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं, तो इसी को कहा जाता है मानव भूगोल। ये मैं इसलिए पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि हाँ, मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ा। जल्दी जल्दी मैं इसको कवर करती हूँ, फिर आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर जिसमें है, मैंने और पढ़ाया था, जैसे कि 3 टॉपिक मैंने और कवर किया था, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। तो बच्चों, नव निश्चयवाद किसने दिया था, तो रैटजेल ने दिया था। और पॉल डी ब्लास, मतलब संभववाद किसने दिया था, तो पॉल डी ब्लास ने दिया था। और आगे बढ़ाने का काम कौन किए थे, फेब्रे ने किए थे। और नव निश्चयवाद किसने दिया था, तो ग्राफिट टेलर ने दिया था। तो निश्चयवाद में रेटजेल ने निश्चयवाद दिया। इसमें क्या कहा रेटजेल ने आखिर, तो इसने इंपॉर्टेंस दिया प्राकृतिक पर। किस पर दिया बच्चों इंपॉर्टेंस, प्राकृतिक पर दिया। और पॉल डी ब्लास और फेब्रे में, इसमें किस पर जोर दिया, पॉल डी ब्लास और फेब्रे ने किस पर जोर दिया संभववाद में, तो इंसानों पर जोर दिया। यानी कि इंसान ही बॉस है, जो कुछ करेगा तो इंसान ही कर सकता है। और इसमें निश्चयवाद में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंस किसको बॉस माना गया, प्राकृतिक ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं नव निश्चयवाद, तो किसने दिया, ग्राफिट टेलर ने। ग्राफिट टेलर में इसमें किस पर जोर दिया ग्राफिट टेलर ने, तो प्राकृतिक और इंसानी। इसमें निश्चयवाद में प्राकृतिक पर है, संभववाद में इंसान पर जोर दिया गया है, और नव निश्चयवाद पर इन दोनों पर जोर दिया गया है। यानी कि प्राकृतिक और इंसान दोनों जिंदगी जीने के लिए इंपॉर्टेंस है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक को भी क्षति पहुंची तो एक का घाटा हो सकता है, एक एक के बगैर जी नहीं सकता। तो इसी तरह हमने समझा कि निश्चयवाद किस पर जोर दिया, प्राकृतिक पर। संभववाद किस पर जोर दिया, इंसानों पर। नव निश्चयवाद किस पर दिया जोर, दोनों पर दिया। तो आते हैं अब इसकी परिभाषा। मैंने और अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाया था पार्ट 1 में, परिभाषा, जिसमें मैंने रेटजेल की परिभाषा बताई थी और सैंपल की परिभाषा बताई थी। तो रेटजेल की परिभाषा में मानव भूगोल, आखिर मानव, रेटजेल ने क्या कहा है मानव भूगोल के बारे में, तो इसने कहा है कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज, यानी कि जब मानव, जहां मानव कहाँ रह रहा है, समाज में रह रहा है, तो मानव समाज और धरातल, समाज पे जो धरातल, जो चीज हम क्रियाकलाप करते हैं, काम करते हैं, के बीच जो संबंध स्थापित होता है,
उसी का अध्ययन जब हम पढ़ाई करते हैं, उसी के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उसी को मानव भूगोल कहते हैं। किसने कहा बच्चों? रैटजेल ने कहा। इसमें की पॉइंट मैंने बताया था कि किस तरह से पकड़ना है। तो मानव समाज की बात जो करे और धरातल की बात जो करे, वो है रैटजेल की परिभाषा। आगे आते हैं सैंपल। सैंपल की परिभाषा में जान लिया फटाफट कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा। अब जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो उसमें पढ़ेंगे कि मानव भूगोल के क्षेत्र क्या है और उप क्षेत्र क्या है। तो जुड़ना, जल्दी से जल्दी, जितने बच्चे नहीं जुड़े फटाफट जुड़ो, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों को 8 मार्क्स का पूछता है, लॉन्ग में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। और ये एनसीईआरटी, आप इस किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक सब है। तो जल्दी से जल्दी, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे किसी बच्चे की तैयारी न छूट सके। तो आगे हम चलते हैं मानव भूगोल और उसके क्षेत्र। तो बच्चों हम चलते हैं अगला, जो आज के इस टॉपिक में मैं पढ़ूंगी पार्ट 2 में, मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्र के बारे में। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको करके ही जाना और अभी से तैयारी में लग जाओ बच्चों, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है कि आप जब तक तैयारी करेंगे तब तक लगेगा कि आप एग्जाम आने भी वाला है। तो आपके पास समय भी कम है, क्योंकि 12th क्लास का जो एग्जाम है, आप 11वीं के बाद 12वीं में जाओगे। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको करना ही करना है। ये हर बार मानव भूगोल दो किसे कहते हैं, मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में बताइए, या मानव भूगोल के क्षेत्र के कितने नाम हैं। तो ये 2 नंबर में पूछता है, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकता है। तो बच्चों इसको छोड़ना मत, स्किप मत करना, पूरे एंड तक वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो मैं इसको बता देती हूँ, ये इसका उपक्षेत्र है। मानव भूगोल के क्षेत्र ये है और इसके उपक्षेत्र ये है। ये आपको पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 करा रही हूँ मैं। इसका पार्ट 1 में पूरे डिटेल के साथ करा चुकी हूँ, तो आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। तो इसके जो टोटल क्षेत्र की संख्या कितनी है बच्चों? 6 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है मानव भूगोल में? टोटल क्षेत्र की संख्या 6 है। तो ये है मानव भूगोल के क्षेत्र, जिसमें सामाजिक भूगोल पहला पॉइंट, पहला जो क्षेत्र है वो है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, आखिर सामाजिक भूगोल में मतलब समाज से रिलेटेड है। जिस समाज में रहते हैं तो वही हमारा क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। तो सामाजिक भूगोल एक आपका क्षेत्र हुआ। तो इसके उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? आखिर हम सामाजिक भूगोल किस किस चीज में कवर करते हैं? हम समाज में रहते हैं तो इसके कितने उप क्षेत्र हैं? ठीक है बच्चों, तो इससे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता ही है कि बताइए मानव भूगोल के क्षेत्र इनमें से कौन से नहीं है, या पूछ सकता है कि मानव भूगोल के इसमें से उप क्षेत्र कौन से नहीं है। पूरे 6 को रट लेना। और किस तरह से इसको याद करना, मैं याद करने का भी ट्रिक बताऊंगी। मेरे पढ़ाने का यही एक मेन रीजन है कि मैं किसी भी मतलब भारी से भारी चीज को बेसिक समझा दूं, कि जिससे आपको हमेशा याद रहे। तो इसका जो सामाजिक कल्याण का भूगोल, पहला जो इसका, इसके कितने बच्चों उप क्षेत्र हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 उप क्षेत्र हैं। और 6 एग्जाम में कभी नहीं लगाकर पूछ लेगा, कभी कभी कहेगा कि इनमें से कौन है। तो सभी को तो याद करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो इसमें देख लो, इसके जो पहला उपक्षेत्र है सामाजिक कल्याण का भूगोल। सामाजिक कल्याण का भूगोल यानी कि समझो, सामाजिक सामाजिक भूगोल हो गया, और सामाजिक भूगोल के जो उपक्षेत्री होंगे वो सामाजिक कल्याण ही होगा। तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि सामाजिक है, तो सामाजिक कल्याण का भूगोल। सेकंड पॉइंट, जिस समाज में हम रहते हैं बच्चों, जिस समाज में रहते हैं उस समाज का एक अपना इतिहास होता है, उस क्षेत्र का अपना इतिहास होता है कि नहीं होता है? तो उसे इतिहास को हम ऐतिहासिक भूगोल कहेंगे। कौन सा भूगोल कहेंगे? ऐतिहासिक भूगोल। तीसरा जो उपक्षेत्र है वो है लिंग भूगोल। तीसरा जो उपक्षेत्र है वो कौन सा है? लिंग भूगोल। ठीक है, और फिर उसके बाद है लिंग भूगोल,
यानी कि जिस समाज में रह रहे हैं तो उसका अपना इतिहास है। जब इतिहास रहता है तो इतिहास किसका लिखा जाता है? मानव का लिखा जाता है। तो इतिहास में कौन रहता है? मानव रहते हैं। स्त्री मानव 2 ही प्रकार के होंगे कि नहीं होंगे? एक स्त्री होंगे या पुरुष होंगे। ऐसा तो नहीं है कोई और भी हो सकता है। तो 2 ही कैटेगरी के हैं। तो लिंग भूगोल में कौन होंगे? एक स्त्री होंगे या मानव होंगे। उन्हीं का ना इतिहास लिखा जाएगा। फिर उसके बाद लिंग भूगोल के बाद हम सांस्कृतिक भूगोल को समझ लेते हैं। सांस्कृतिक उपक्षेत्र, तो जिस समाज में लोग रहते हैं उसका एक अपना कल्चर होता है बच्चों। कल्चर यानी कि सांस्कृतिक महोत्सव बनाने का, यानी कि त्योहार। जितने भी अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं तो उसका अपना-अपना तरीका होता है अलग-अलग त्योहार को सेलिब्रेट करने का, मनाने का। तो लोगों की संस्कृति भी होती है। तो लोगों की संस्कृति के रहने का, संस्कृति जिस त्योहार होता है उसमें हमको छुट्टी मिलती है, यानी कि अवकाश दिया जाता है। अवकाश भूगोल उसे कहेंगे। समझ में आ रहा है? एक-एक पॉइंट ध्यान से समझते जाओ। तो जिस समाज में रहते हैं तो उसके बाद समाज, जिस समाज में रहते हैं उसका एक अपना इतिहास है। और जिसका इतिहास होता है तो किसका इतिहास होता है? मानव का इतिहास। तो मानव जब रहेगा तो ऐसे ही तो सूखा-सूखी नहीं रहेगा। उसको मतलब खुशी के लिए तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करना होता है कि नहीं करना होता है। तो उसको मनोरंजन के लिए हर लोगों का अपना-अपना, हर धर्म के लोगों का अपना-अपना सांस्कृतिक है मनाने का। ठीक है? तो सांस्कृतिक भूगोल। जब सांस्कृतिक भूगोल है तो हर लोग तो काम करते, सभी लोग काम करते हैं। तो उन्हें छुट्टी कब मिलती है? जब उनका त्योहार होता है। तो जिस दिन त्योहार होगा उस दिन क्या मिलेगा? अवकाश, यानी कि अवकाश भूगोल। अवकाश भूगोल, अवकाश किस-किस चीज़ पे मिल सकता है? या तो हमारा त्योहार हो सकता है तभी मिलेगा, या फिर कोई छुट्टी कभी मिल सकता है जब किसी को कोई नौकरी करता है बंदा, तो जब किसी को इमरजेंसी पड़ गया, यानी कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो उसको क्या, किस पर अवकाश मिलेगा? चिकित्सा अवकाश, यानी कि इलाज कराने के लिए। अवकाश किस पे मिलेगा? 2 चीज पर, सांस्कृतिक पर और चिकित्सा पर। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझ लो। पहला पॉइंट है सामाजिक कल्याण का भूगोल, दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक भूगोल, तीसरा है लिंग भूगोल, चौथा है सांस्कृतिक भूगोल, पांचवा है अवकाश भूगोल, छठा है चिकित्सा भूगोल। समाज, सामाजिक किससे पकड़ेंगे? सामाजिक से सामाजिक कल्याण भूगोल। सामाजिक कल्याण के बाद ऐतिहासिक, जिस समाज में रहते हैं उसका अपना इतिहास होता है। ऐतिहासिक के बाद लिंग भूगोल। इतिहास किसका बनता है? लोगों का, मनुष्य का। ठीक है? लिंग के बाद क्या आएगा? सांस्कृतिक भूगोल, यानी कि लोग अपने मनोरंजन के लिए अपनी-अपनी संस्कृति के तहत त्योहार मनाते हैं। फिर उसके बाद खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, उसमें लोगों को छुट्टी मिलता है, यानी कि अवकाश मिलता है। और ये अवकाश 2 तरह से मिल सकता है, या तो एक त्योहार पर, या आपकी तबीयत इमरजेंसी खराब हो गई बाय चांस, तो आपको चिकित्सा भूगोल की छुट्टी मिलेगी। समझ में आ रहा है? आपको क्या मिलेगा? चिकित्सा भूगोल की छुट्टी मिलेगा। अब इसका पढ़ाई किससे, मतलब इन सब का पढ़ाई किस विषय के साथ कोरिलेट कर रहा है? अब हम समझेंगे सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। सामाजिक विज्ञान के साथ मानव भूगोल का क्या संबंध है? सामाजिक विज्ञान के साथ मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र का क्या संबंध है? तो हम समझ लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के साथ जो संबंध है बच्चों, जैसे सामाजिक कल्याण, तो यहाँ से कल्याण हम पकड़ लेंगे, कल्याण अर्थव्यवस्था में इसके कोरिलेट करेगा इस विषय के साथ। ऐतिहासिक भूगोल किससे कोरिलेट करेगा? इतिहास से में। इतिहास कहाँ पर, ऐतिहासिक कहाँ जानने को मिलता है? इतिहास में। तो इतिहास विषय के साथ ये कोरिलेट करेगा, मिलेगा। लिंग भूगोल की जानकारी हमको कहाँ पर मिलेगी? तो लिंग भूगोल की समाज शास्त्र में लिंग भूगोल की जानकारी मिल सकती है, या फिर मनोविज्ञान में मिल सकती है। सांस्कृतिक भूगोल की जानकारी कहाँ मिलेगी? तो मानव विज्ञान में। अवकाश भूगोल की जानकारी हमको मतलब कहाँ से कोरिलेट करेगा? तो समाज शास्त्र से। चिकित्सा, यानी कि चिकित्सा में लोग बीमार पड़ते हैं तो महामारी विज्ञान में इसकी पढ़ाई मिलेगी देखने को। तो हमको समझ में आ गया कि सामाजिक विज्ञान के साथ मानव भूगोल के उप क्षेत्र के कैसे, किस किस के साथ, किस विषय के साथ क्या संबंध है। तो समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं इसके दूसरे उपक्षेत्र के बारे में।
तो इसका जो आगे का पॉइंट है, यानी कि दूसरा जो मानव भूगोल के क्षेत्र है, पहला हम समझ गए हैं सामाजिक भूगोल। दूसरा जो है नगरीय भूगोल। नगरीय यानी कि नगर है, जिस समाज में रहते हैं तो नगर भी रहेगा, शहरी क्षेत्र जिसे कहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र, तो नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में बच्चों इसके उपक्षेत्र नहीं दिए हुए हैं, इसके उपक्षेत्र नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, ये ब्लैंक है, खाली। फिर है राजनीतिक भूगोल। तीसरा जो भूगोल के क्षेत्र पढ़ेंगे वो है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के भी जो है उपक्षेत्र नहीं दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों, इसके भी उपक्षेत्र नहीं दिए हुए हैं। अगर इसके क्षेत्र भी होंगे तो निर्वाचन होगा। क्या होगा? निर्वाचन। निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। इसके निर्वाचन, राजनीति में क्या हो सकता है? निर्वाचन। निर्वाचन यानी कि जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, जिसके तहत इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि वोट के प्रक्रिया को किया जाता है, वोट दिलाने की प्रक्रिया, उसी को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। फिर फोर्थ जो है उसको जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में भी ज़्यादातर इसके जो उपक्षेत्र हैं नहीं दिए हुए हैं बच्चों, और इसका जो फिफ्थ होगा वो होगा आर्थिक भूगोल, ठीक है, इसका जो फिफ्थ होगा वो होगा आर्थिक भूगोल। आगे का पांचवा जो इसका क्षेत्र है बच्चों वो है आर्थिक भूगोल, ठीक है। आर्थिक भूगोल में हम जानेंगे कि इसके उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके जो उप क्षेत्र है, पहला, इसके 6 उप क्षेत्र है टोटल, जिसमें सामाजिक भूगोल के भी 6 उप क्षेत्र थे, आर्थिक भूगोल के भी 6 उप क्षेत्र हैं। तो इसका नाम याद रख लेना। पहला जो है संसाधन भूगोल। पहला आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसे से लेन देन संबंधित जो भी चीज होगा वो आर्थिक, जैसे कि किसी से हमको किसी भी चीज में आमदनी का जरिया हो तो उसी को हम आर्थिक भूगोल कहेंगे। संसाधन यानी कि किसी भी चीज, जैसे कि मानव भूगोल में मैंने संसाधन पढ़ाया था ना, जैसे समुद्र हो गया, पेड़ पौधे, उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? समुद्र से हम जैसे कि हम बालू प्राप्त करते हैं, नमक प्राप्त करते हैं, मछलियां प्राप्त करते हैं। तो वो हमारे उनको बेचकर जो हमें आर्थिक मतलब मुनाफा होता है, उसी को हम संसाधन भूगोल कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, उनसे लकड़ियां बनती है ना, लकड़ियों से क्या बनता है? फर्नीचर तैयार होता है, घरों में बनने वाले टेबल, चौकी, कुर्सी। तो उनको भी जब बेचते हैं कारोबार वाले व्यक्ति, तो उनसे वो मुनाफा कमाते हैं, आर्थिक। तो संसाधन भूगोल, ठीक है बच्चों। सेकंड है कृषि भूगोल। कृषि से भी हमको क्या मिलेगा? आर्थिक लाभ मिलेगा। जब किसान कृषि करते हैं तो वो अपने अनाजों को बेचकर आर्थिक मुनाफा कमाते हैं, तो उससे क्या हो गया? ये आर्थिक भूगोल। थर्ड है उद्योग भूगोल। उद्योग से भी हमें क्या मिलता है? बिजनेस जब कोई व्यक्ति करता है तो उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए करता है कि नहीं करता है? कि ऐसे ही कर लेगा कि उसे लाभ नहीं प्राप्त करता, यूं ही खोल लिया? नहीं बच्चों, उद्योग भी जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जब तक उसे लाभ नहीं मिलेगा, आर्थिक मतलब मुनाफा नहीं होगा, तब तक वो उद्योग चलाना ना चलाना बेकार है। तो हमने उद्योग भी किससे है? आर्थिक रिलेटेड से है। विपणन, विपणन यानी कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो बड़े तो विपणन यानी कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं बच्चों, जैसे कि फैक्ट्रियां हो गई, मिल हो गया, या सरकार के द्वारा संचालित कोई भी बड़े बड़े कारखाने हो गए, उसी को उससे क्या मिलता है? लोगों को, जो भी मजदूर लोग काम करते हैं, उनको आर्थिक सहायता मिलता है, पैसा मिलता है, आर्थिक मुनाफा होता है। तो मजदूरों को भी होता है, जो कारखाने के मालिक हैं उसको भी होता है, प्लस सरकार को भी फायदा होता है। तो आर्थिक किससे हो गया? विपणन मतलब यही कारखाना वगैरह जो खोलता है, मिल वगैरह, सरकारी चीज जो मतलब खोला जाता है, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, उसी को विपणन कहते हैं। 5 पॉइंट हो गया पर्यटन भूगोल। पर्यटन भूगोल, जैसे आप लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं ना, तो वहाँ घूमने की जगह है, तो पर्यटक लोग घूमने आते हैं, उस शहर को देखने आते हैं, कश्मीर से मतलब कश्मीर को देखने आते हैं, उनकी खूबसूरती उस शहर की देखने आते हैं।
तो क्या ऐसे ही थोड़ी ना टूरिस्ट घूमने आते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो जिस क्षेत्र में पैसा टूरिस्ट खर्च करेंगे, देखने के लिए जिस क्षेत्र को आएँगे, तो वहाँ के लोगों को आर्थिक सहायता होगा कि नहीं होगा? तो इससे भी पैसा कमाने का लाभ मिला। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। अंतर्राष्ट्रीय जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल भारत। भारत यहाँ से फल-फूल, मसाले, जितनी भी कपड़े, सूती वस्त्र जो भी दूसरे देश में भेजता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, उसमें भी क्या होता है? मुनाफ़ा होता है, आर्थिक भूगोल होता है, यानी कि आर्थिक मुनाफ़ा होता है। तो ये सब पॉइंट आप जिसमें मतलब जिसमें आर्थिक मुनाफ़ा हो, पैसे से रिलेटेड चीज़ हो, वो किसमें आ जाएगा? आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। अब इस भूगोल का, इस उपक्षेत्र का जो आर्थिक भूगोल है, इसके जो उपक्षेत्र हैं, इसका सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है? जैसे संसाधन भूगोल कौन से विषय में मतलब इसका जैसे पढ़ाई थोड़ा बहुत मिलेगा अर्थशास्त्र में, कृषि भूगोल का किसमें देखने को मिलेगा पढ़ाई? तो कृषि विज्ञान में, उद्योग भूगोल का मतलब और कौन से विषय के साथ कोरिलेट करेगा? तो औद्योगिक अर्थशास्त्र में मतलब उद्योग के बारे में पढ़ाया जाता है ना। विपणन भूगोल ये भी व्यवसाय अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक में हमको देखने को पढ़ाई मिलेगा। पर्यटन भूगोल किससे कोरिलेट करेगा? पर्यटन विभाग से। ठीक है, जब हम अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे तो पर्यटन भी पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल ये भी कौन से मुद्दे हैं? अंतर्राष्ट्रीय भूगोल के में ही पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया आपको बच्चों? फिर से समझ लीजिए, इसके 6 पार्ट हैं, 6 उपक्षेत्र हैं। इसमें पूछ सकता है कि आर्थिक भूगोल के इसमें कौन से उपक्षेत्र नहीं हैं? तो इसमें से तो जितने हैं वो तो सभी, अगर 4 जैसे कि 4 ऑप्शन रहता है ना, ए, बी, सी, डी, तो ए, बी, सी मतलब समझो कि सही दे दिया है और डी आपको गलत दे दिया है। तो आप इसमें से अगर कोई भी दे देगा जैसे कृषि भूगोल, विपणन भूगोल और दे देगा पर्यटन भूगोल, ये किसके उपक्षेत्र और एक गलत दे देगा जैसे जैसे दे देगा आपको लिंग भूगोल दे देगा या फिर आपको दे देगा ऐतिहासिक भूगोल, तो वो किसके पार्ट हमने पढ़े थे? सामाजिक भूगोल में पढ़े थे। तो हमको पट से याद, हमको ये जानकारी तुरंत दिमाग मेमोरी का क्या करेगा, हमको याददाश्त दिलाएगा कि अरे! हमने तो इस सब को हमने आर्थिक भूगोल में पढ़ा, यानी कि पैसे वाली चीज़ है ये सब, मुनाफ़े वाला चीज़ है। तो ये किसके भाग होंगे? आर्थिक वाले। और ऐतिहासिक तो हम सामाजिक में पढ़े हैं, लिंग किसमें है? सामाजिक में है, सामाजिक भूगोल में है, तो ये गलत ऑप्शन होगा। इससे आप पकड़ सकते हैं। तो ये पाँचों 6 पॉइंट आप अच्छे से रट लेना। मैंने तो रटना नहीं है, समझ लेना। मैंने याद करने का ट्रिक भी बता दिया है और इसके जितने टोटल क्षेत्र की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है बच्चों? तो टोटल क्षेत्र की संख्या कितनी हुई? 6 टोटल शायद, हाँ, 6 हो गए। तो इसके जो बच्चों पार्ट्स हैं मैंने बताया था टोटल क्षेत्र की संख्या कितनी है? टोटल क्षेत्र की संख्या कितनी है बच्चों? वो है 6। कितनी है? 6। एक हो गया पहला, फिर से समझ लो, सामाजिक, ठीक है? दूसरा हो गया नगरीय, तीसरा हो गया आपको राजनीतिक और फोर्थ हो गया आवास। 5 हो गया 5 हो गया जनसंख्या और 6 हो गया आर्थिक भूगोल। तो इसके 6 पॉइंट याद रख लेना, कितने उपक्षेत्र हैं मानव भूगोल के? तो मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं
मानव भूगोल के क्षेत्र कितने हैं? 6 हैं। पहला सामाजिक, दूसरा नगरीय, तीसरा राजनीतिक, चौथा आवासीय, पांचवा जनसंख्या और छठा हमने पढ़ा था आर्थिक भूगोल। तो इसमें से जिसके उप क्षेत्र एक सामाजिक भूगोल में है ज्यादा और एक है आर्थिक भूगोल में, 6 इसमें है इसके उप क्षेत्र और आर्थिक भूगोल में 6 इसके उप क्षेत्र हैं। ठीक है, राजनीतिक में भी नहीं है बच्चों, राजनीतिक में अगर आएगा तो निर्वाचन दे देना। समझ में आ रहा है? तो टोटल कितने हमने भूगोल के क्षेत्र पढ़े? टोटल हमने कितने भूगोल के क्षेत्र पढ़े? 6। अब उपागम जान लेते हैं। टोटल हमने कितने भूगोल के क्षेत्र पढ़े? 6 पढ़े। और इसके बाद हम इसका उपागम जान लेते हैं। उपागम भी इम्पोर्टेंट है, तो उपागम में मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगी, बस आपको इतना बता दूंगी कि कितनी संख्या है उपागम की। ठीक है बच्चों? तो बच्चों मैं इसके लिए बता रही हूँ आपको, जैसे मानव भूगोल के मैं इसको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, मगर हाँ मैं इतना बता दूंगी कि इसके उपागम कितने हैं। तो मानव भूगोल के जो उपागम है बच्चों, इसके 1 नंबर 1 2 3 4 5 6 उपागम है। इसमें भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से मानव भूगोल के उपागम नहीं है, या फिर पूछेगा कि कौन सा है। नहीं का मतलब एक गलत हमको उसमें से चूज करना है, और है का मतलब सभी सही हैं, या फिर इनमें से कौन से सही हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना के पूछता है। तो मानव भूगोल के उपागम में अन्वेषण यानी कि विवरण, कौन से उपागम के 6 पार्ट हैं, 6 मतलब पॉइंट है। पहला है अन्वेषण विवरण। उपागम का मतलब खोजबीन करना, यानी कि उसके पार्ट्स बताना, उसके कितने प्रकार हैं। तो उपागम मतलब अन्वेषण यानी कि विवरण। इसके पहला पॉइंट है जो अन्वेषण विवरण। उपागम मतलब हम किसी मानव भूगोल के बारे में जब उसके पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो उपागम होगा वो हो जाएगा पहला पॉइंट अन्वेषण। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं या किसी भी के बारे में जानकारी हम हासिल करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा उस क्षेत्र के बारे में उस क्षेत्र के बारे में अध्ययन करें, रिसर्च करें, खोजबीन करें कि उस क्षेत्र में आखिर है क्या। भारत में कोई व्यक्ति घूमने आएगा तो सोचेगा कि कहाँ कहाँ घूमने की जगह है, पहले रिसर्च करेगा ना, या ढूंढने की कोशिश करेगा पहले कहाँ कहाँ घूमने की जगह है, इतने बजट में मैं कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ। तो अन्वेषण विवरण। दूसरा क्या है बच्चों? प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण मतलब वो कहाँ कहाँ घूमेगा, या तो प्रदेश में या अलग अलग क्षेत्र में जाकर घूमने का प्रयास करेगा कि कहाँ पर घूमने की जगह है, और उसका नाम जानने की नाम जानेगा, खोज में खोजेगा, क्या नाम जानेगा उस जगह का, या वो कहाँ पर है, किस प्रदेश में है वो जानेगा, उसका स्थान जानेगा। सेकंड पॉइंट क्या है? क्षेत्र। तीसरा उसका स्थान जानेगा, सब चीज का नाम ढूंढता है ना। फिर है मानवतावादी। मानवतावादी का मतलब इंसान की सोच, इंसान का कल्चर, इंसान क्या सोचता है। अब यहाँ जो व्यक्ति घूमने आया है वो खोजबीन करके ही आएगा। कोई दूसरा व्यक्ति जब भारत में घूमने घूमने आएगा तो भारत को घूमने से पहले वो सर्च करेगा कि यहाँ कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। दूसरा, किस प्रदेश में घूमने की जगह, तो प्रादेशिक विश्लेषण। तीसरा, क्षेत्र ढूंढने का प्रयास करेगा कि ये क्षेत्र जिस जो प्रदेश का नाम है ये किस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। चौथा क्या ढूंढेगा? कौन से स्थान उस क्षेत्र में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो स्थान जानने का प्रयास करेगा, तभी तो एग्जिट लोकेशन पे जहां उसको जाना है वो पहुंच सकेगा। नहीं तो इस तरह से तो वो पूरा दिन घूमता रहे, उसको कहीं जहाँ पे वो जाना चाहता है पहुंचेगा ही नहीं। तो तो स्थान का पता लगाएगा और देखेगा, जब वहां पर वो पहुंच गया तो वहां के लोगों को एब्जॉर्व करेगा, जब कि वहां के लोग आखिर किस पर कैसे हैं। यहाँ के लोग मतलब फ्रेंडली हैं कि या उनको परेशान करते हैं, या इनकी सोच कैसी है, इनका कल्चर कैसा है। तो मानवतावादी मतलब इंसान की सोच को देखेगा वो व्यक्ति, तभी तो अपने देश में जाएगा तो कहेगा कि वाओ, इंडिया इज बेस्ट कंट्री, इंडिया सबसे अच्छा कंट्री है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का कल्चर हमको बहुत पसंद आया। तो मानवतावादी यानी कि सोच। अब जिस क्षेत्र में घूम रहे वहां के भूगोल के बारे में आधुनिकतावाद, तो भूगोल के अभी अभी वर्तमान में क्या चल रहा है उसको भी वो जानने का प्रयास करेगा। ठीक है बच्चों, ये 6 उपागम है भारत मानव भूगोल के, इसको भी याद कर लेना।
और मैंने इसको याद करने का ट्रिक भी बता दिया है। अन्वेषण, कोई व्यक्ति घूमने आया, अन्वेषण मतलब खोज किया पहले, घूमने से पहले क्या करेगा, सर्च करेगा। फिर दूसरा प्रादेशिक, कि वो कौन सा प्रदेश में घूमना चाहता है, क्योंकि कोई भी देश बड़ा होता है, उसको एग्जिट लोकेशन पे जाने के लिए उस प्रदेश का नाम क्या है, उसका उस प्रदेश में उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ेगा, उस क्षेत्र में उस गांव का क्या नाम पड़ेगा, ठीक है, या उस स्थान का क्या नाम पड़ेगा। तो फिर उसको क्षेत्र का पता लगाएगा, स्थान का पता लगाएगा। जब वो वहां पहुंच जाएगा तो मानवतावादी, यानी कि लोगों के साथ उसके मतलब कैसे उसके साथ फ्रेंडली फेयर हैं, या फिर लोग उसको मतलब गलत नजर से देख रहे हैं, या उसकी सोच कैसी है उसके प्रति, तो वो एब्जॉर्व करेगा कि इंडिया के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। भूगोल में आधुनिकतावाद, भूगोल के अभी जो वर्तमान में क्या-क्या प्लेसेस हैं, कहाँ-कहाँ घूमने की व्यवस्था बनाई गई है, तो उसको वो और जानने का प्रयास करेगा, इस क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करेगा। तो ये वीडियो आपको कितना मतलब जो मैं बताने का मतलब बनाने का एक मोटिव है कि आप लोगों को आसान भाषा में समझा सकूँ। तो ये आपको कितना पसंद आ रहा है। और हाँ, एक गलती आप लोग ज़रूर करते हैं बच्चों, जितना हो सके जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, उसको क्या करना है, पूरा एंड तक देखना है। एंड तक देखने से क्या होगा कि आप मैंने शुरुआत कहाँ से किया और मैं एंड करूँगा, तो उसके बारे में हमको पूरा नॉलेज हो जाएगा, प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, जहर समान होता है, एक मतलब पॉइजन के तहत होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं लेना चाहिए, पूरा ज्ञान लेना चाहिए। तो ये आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है मानव भूगोल का, और भी मैं जितने भी विषय हैं मैं सभी का लेकर आऊँगी, तो आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास ज़रूर करे रहें, बने रहें मेरे साथ। और मेरे चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना, और आप फीडबैक देना, कमेंट करके बताना कि आखिर मैंने किस तरह से मैं अपने कंटेंट को आप तक पहुँचा पाई। थैंक यू बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा जो पढ़ाने का टाइमिंग वो शायद लगभग 8 से 9 के बीच रहता है, तो उस समय भी आप आ सकते हैं, या फिर क्योंकि मैं मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर नहीं तो 2-3 वीडियो ज़रूर डाल डाल दिया करूँगी, जिससे आपका जो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता बना रहे पढ़ाई का। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।